हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट HSB की जो लास्ट पार्ट है लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल इसको रीड करेंगे। इसके अंदर क्या है, अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये देखा कि प्रियसन ने एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने का एक दूसरा तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ एसिड कठोर होते हैं और कुछ एसिड सॉफ्ट होते हैं। इनकी जो पहचान करने के जो तरीके थे और इससे जुड़ी हुई जो भी थ्योरी थी वो सारी की सारी हमने अब से पहले के लेक्चर्स में देखी। आज इस प्रिंसिपल्स की कुछ लिमिटेशन, जिसे कि हम सीमा बोलते हैं, वो होती हैं, उनको देखेंगे। इसमें क्या होता है, यह सिद्धांत निसंदेह रसायन शास्त्र में उपयोगी है, परंतु इसका कोई संतोषप्रद मात्रात्मक आधार नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि चूँकि ये सिद्धांत रसायन शास्त्र में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसको मानने का जो आधार है, जो इन्होंने थ्योरी दी थी पाई बॉन्डिंग के थ्रू और आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, वो थ्योरी एक्चुअली उतनी ही क्वांटिटी से आपके अप्लाई भी हो रही है। इसका कोई जो उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए थे वो सही नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम जलीय विलयन लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का, जैसे कि हमने यहाँ इसका लिया है, में अध्ययन विशेष रूप से संदेहप्रद है। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स होते थे जो कि गैसीय अवस्था में भी होते थे, विलयन सॉल्यूशंस में भी बनते थे, और इनके बीच की एक लिमिटिंग स्टेज होती है वहाँ पर भी बनते थे। वहाँ पर तीनों ही रूप में जो एक आयन फ्लोराइड है, जिसे कि आपने कठोर मान रखा है अकॉर्डिंग टू प्रियसन थ्योरी, वो इन तीनों में ही अलग अलग तरीके का व्यवहार करता था। जैसे कि अगर हम रिएक्शन बात करें, यहाँ पर हमने ली है F मेटल फ्लोरीन 6-2 आयोडीन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, फ्लोरीन को हटा के आयोडीन लग गई है और फ्लोरीन फ्री हो गया है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि होता क्या है कि आप जब जलीय विलयन की बात करते हैं तो उसमें ऊष्मागतिकी चक्र की मदद से हम पाते हैं कि जो साम्यक की स्थिति है, न केवल गैसीय अवस्था में मेटल +4 और फ्लोरीन तथा मेटल +4 आयोडीन क्रिया ऊर्जा, बल्कि सभी आयनों की जलयोजन ऊर्जा पर भी निर्भर करती है। मतलब अगर मैंने इसको जलयोजित किया है तो मैं केवल इनकी जो ऊर्जा है उसी के ही नहीं, बल्कि जो सभी तरीके की जो जलयोजन ऊर्जा होगी गैसीय अवस्था में, उसको मतलब गैसीय अवस्था में हम केवल इनकी ऊर्जा की बात करते हैं, जबकि हम अगर जलयोजन ऊर्जा की बात करेंगे तो हम इनके जलयोजन ऊर्जा के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो फ्लोराइड आयन होता है वो उसमें की जो मुक्त जलयोजन ऊर्जा होती है वो आयोडाइड आयन की तुलना में काफ़ी अधिक ऋणात्मक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोराइड आयन है वो बहुत अधिक जलयोजित होना ही पसंद करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही नहीं। इसीलिए जो मेटल 4 जो आयन होता है द्वारा जलीय विलयन में आयोडाइड आयन द्वारा अधिक स्थायी संकुल का निर्माण हो जाता है, जबकि गैसीय अवस्था में फ्लोराइड पारस्परिक द्वारा प्रबल संकुल बना लेता है। आपने देखा कि हमने जो एक कॉम्प्लेक्स लिया, इसके अंदर अगर मैंने आयोडीन को खोला, आयोडीन इसके साथ आई, तो जो आयोडीन होती है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगी। जबकि यही सेम काम अगर हम गैसीय अवस्था में करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो फ्लोरीन बनाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों में जो कठोर और प्रबल का जो सिद्धांत है वो नहीं लग रहा है, बल्कि यहाँ पर जलयोजन ऊर्जा का सिद्धांत और ऊष्मीय गति की जो सिद्धांत होते हैं वो लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रियसन की जो थ्योरी थी वो ठीक नहीं बैठ रही है। उनके हिसाब से इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम ऐसे ही निम्न और एक दूसरे साम्य को देखें जो HgCl2 और ब्रोमीन के साथ है, उसमें HbBr2 और क्लोरीन बनती है, तो इन विभिन्न परिस्थितियों में HgCl2 और HbBr2 की बात करें तो दोनों ही स्थायी यौगिक हैं, और इनके जो वाष्पीकरण ऊष्मा रसायन मानों तथा Hg+2 और Cl2 Cl नेगेटिव तथा ब्रोमीन नेगेटिव आयनों द्वारा
निर्माण की ऊर्जा मानों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इनके जितने भी मान हैं उनको हम इनके निर्माण की ऊर्जा के मानों से हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि अगर गैसीय अवस्था में ये जो है ये बाईं ओर जलीय विलयन के दाईं ओर तथा एसिटिक नाइट्राइल विलयन में ये मध्यवर्ती होते हैं। जो आप इसका जो ये साम्य देखेंगे, इस साम्य के लिए तीनों ही स्थिति हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको कहूँ कि गैसीय अवस्था में है तो ये लेफ्ट हैंड की साइड जाएगा, अगर ये जलीय अवस्था में है तो ये राइट हैंड की साइड जाएगा, और अगर इसका जो सॉल्यूशन है वो एसीटोन नाइट्राइल है तो ये इंटरमीडिएट स्टेज में रहता है। मतलब ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी, मतलब एक साम्य की स्थिति में रहता है। इस प्रकार के तंत्रों पर विलयन के प्रभाव का ये स्पष्ट परिणाम देखा जा सकता है। मतलब जो एक रिएक्शन थी उस पर हमने अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन बदल के अलग अलग तरीके के परिणाम प्राप्त किए। और प्रियर्सन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो है Hg को Br के साथ ही बनना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही मृदु हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये राइट हैंड साइड में रिएक्शन जानी चाहिए थी। परंतु हमने देखा हमारे जो ऊष्मा गति के परिणाम हैं उनसे हमने देखा कि इनके जो डेटाज हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन बदलने पर अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब उसकी थ्योरी में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने लिगेंडों का वर्गीकरण किया। एक आपको स्टार्टिंग में याद हो तो हमने कहा था ए कैटेगरी के लिगेंड, बी कैटेगरी के लिगेंड और कुछ इंटरमीडिएट लिगेंड्स मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो इनके लिगेंडों का जो वर्गीकरण है वो भी कुछ स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके जो लिगेंड है वो बहुत ही माइन्यूट स्टेज पर जाके उन्होंने उसको कैटेगराइज कर रखा है। मतलब बहुत ज़रा सी चीज़ देख के ही उन्होंने उसको उस कैटेगरी में डाला है, जबकि रियलिटी में अगर हम उसके रिएक्शन लगाते हैं तो हमें वैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे ए और बी वर्गों में वर्गीकरण अत्यधिक सूक्ष्म है। इसका परिणाम अगर हम हैलाइडों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है। कैसे मिलता है? अगर वर्ग ए जो धनायन है वो एफी इसके साथ रिएक्शन करता है। उन्होंने हमें क्या रखा था, जो लिगेंड ए कैटेगरी के हैं वो Fe+3 के जलीय विलयन में हैलाइड आयनों के साथ 1:1 संकुलों बनाने की डेल्टा H जो ने का मान प्रत्येक हैलाइड आयन के लिए काफ़ी कम है तथा डेल्टा S के लिए विचलन नियतांक के क्रम का निर्धारण करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो कैटेगरी ए टाइप के जो हमारे जितने भी लिगेंड्स थे उनकी हमने रिएक्शन करवाई और वहाँ जो रिजल्ट्स निकाले वो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डेल्टा H और डेल्टा S की जो वैल्यूज़ आई वो डिफरेंट तरीके की आई। इसी तरीके से और यहाँ पर अगर हम वर्ग बी की बात करें तो इसके अंदर अगर हम धनायन Hg+2 के लिए यह प्रभाव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए डेल्टा H के निरंतर बढ़ते हुए ऋणायन मान द्वारा पीछे छूट जाता है। मतलब जो प्रियसन ने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो लिगेंड दिए थे उनके लिए जो डेल्टा H के जो मान दिए थे हैलाइडों को लेकर वो जिस ऑर्डर में दिए थे सेम दिए थे, वैसे जब रियलिटी में रिएक्शन लगाई गई तो वैसे नहीं मिले। वर्ग ए के लिए तो डेल्टा H का जो मान था वो काफ़ी कम आया, जबकि वर्ग बी के लिए वो बढ़ते हुए ऋणात्मक रेगुलरली बढ़ते हुए क्रम में आया। तो इससे मालूम और जो आया और जो लिगेंड और धातु के मध्य बढ़ते हुए पाई बंधन के कारण होता है। बी बॉन्डिंग में जो बी टाइप के जो लिगेंड है उसमें जो डेल्टा H का जो बहुत हायर वैल्यू आई है वो इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लिगेंड और जो मैटर है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्डिंग हो जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से डेल्टा H की जो वैल्यू आती है वो मोर नेगेटिव आती है और रेगुलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। जबकि प्रियसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट जो इसका विरोधाभास है वो यही है कि जो इसकी बॉन्डिंग के लिए जो प्रियसन ने केवल एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था वो ये कि कठोर और मृदु को अगर आप एक साथ रख के किसी भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं तो वो डेफिनेटली स्टेबल होगा, और अगर कोई चीज़ स्टेबल होगी तो उसके रेलेवेंट एनर्जी और उसके जितने भी रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ वही आ रही थी जो कि थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग आती है, ऐसा प्रियसन ने कहा था। लेकिन जब हमने एक्चुअल
एक्चुअल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स और जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के अकॉर्डिंग जितने भी वैल्यूज़ आए, एनर्जी वैल्यूज़ आए, उनको और इसको कंपेयर किया तो वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं आ रहे थे। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो इसका कॉन्फ्लिक्ट था वो यह था कि यह सिद्धांत अम्ल क्षार के सामर्थ्य का मात्रात्मक पैमाना नहीं प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रियसन ने अपने कठोर और मृदु के बीच में जो एक डिवीज़न किया था कि ये सब कैटेगरी में आने वाली जितनी भी मेटल आयंस हैं वो कठोर होंगी और इस कैटेगरी में आने वाले सभी मृदु होंगे, लेकिन उसका कोई क्वांटिटेटिव रीज़न कि ये कितना कठोर है, लाइक जैसे कि हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें हमारे पास सबके इनके एक वैल्यू है कि ये इतना कठोर है, ये इतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी कम है। फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक हम जब किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास उस रिलेटिव कंपैरिजन की जो फीचर है उसके डेटा भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ प्रियसन की थ्योरी में केवल एक टेबल बनाकर ये चीज़ बोल दी गई थी कि ये इस कैटेगरी में जो है, इस टेबल में जो रखे हुए हैं वो सब कठोर हैं और दूसरी तरह के जो टेबल में रखे गए हैं वो सब सॉफ्ट हैं। लेकिन उसके जो रीज़न है कि रीजनिंग है कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा कठोर या कौन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, ये ऐसा कोई पैरामीटर उन्होंने नहीं दिया था। और जो थर्ड तरीके की उनकी जो कमी थी वो यह थी कि कुछ अभिक्रियाओं को समझने के लिए अणुओं के अम्ल क्षार में ऐसे विघटन पर विचार करना पड़ता है जो कभी कभी अम्ल क्षार व्यवहार के तथ्यों के विपरीत होते हैं। HSB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने जितने भी जो विघटन दिखाए थे वो वैसे विघटन एक्चुअल के जो रिएक्शंस थे उसमें हो ही नहीं रहे थे। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो एस्टरिफिकेशन है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी एस्टरिफिकेशन पढ़ रखा है। इसके अकॉर्डिंग जो क्या होता है कि अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि अम्ल का एस्टरिफिकेशन के लिए अम्ल तथा एल्कोहल का जो आयन समीकरण 1 के अनुसार माना जाता है। मैंने यहाँ नीचे समीकरण 1 और 2 दोनों मेंशन कर रखे हैं, जबकि स्थापित तथ्य उसकी 2 की ओर संकेत करते हैं। मतलब जो रियल में जो इलेक्ट्रॉनिक जो विघटन होता है वो सेकेंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, जबकि प्रियसन के जो अकॉर्डिंग होगा वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि RO नेगेटिव और H पॉजिटिव है, तो इन्होंने कहा, जो प्रियसन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि RO नेगेटिव अटैक करता है और H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन मिला के ये वाली समीकरण बनती है। जबकि जो स्थापित तथ्य हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि R+ और OH नेगेटिव बनता है और ये R+ यहाँ जाता है। तो इस तरीके से जो प्रियसन की जो थ्योरी का जो सिद्धांत है वो यहाँ फेल होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप चौथी इसकी लिमिटेशन देखेंगे तो वो ये है कि अगर हम CH3 को हमने वहाँ हमारे टेबल में पढ़ा था कि वो एक सॉफ्ट एसिड है, और उसी तरीके से हमने जो H को पढ़ा था वो एक मृदु क्षार पढ़ा था, H नेगेटिव को। तो अगर हम इन दोनों के बीच में जो क्रिया कराएंगे वो मृदु टाइप की होनी चाहिए और CH3 और H नेगेटिव को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ इस तरीके की रिएक्शन बननी चाहिए कि CH4 बनता, परंतु ऐसी कभी कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, तो होती ही नहीं है। और ऐसा इस अभिक्रिया की जो एंट्रोपी जो आएगी वो 659 किलो जूल पर मोल के कारण आती है। इतनी अधिक एंट्रोपी होने के कारण ये रिएक्शन कभी घटित होती ही नहीं है। यह CH3 पॉजिटिव की तुलना में H पॉजिटिव की अधिक अम्लता के कारण हो सकता है। तो जो हमारी जो रिएक्शन है, जैसा कि हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मानते थे, मृदु और कठोर सिद्धांत के ठीक विपरीत है। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो जो प्रियसन ने जो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस भी किस्म के आयंस और लिगेंड्स का जो एक क्लासिफिकेशन किया है, फर्दर जब उसकी एप्लीकेशंस लगाई जाती है तो वो उतना सही नहीं मिलता है। आज इसका ये टॉपिक HSAB प्रिंसिपल का जो ये लास्ट टॉपिक है ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।